नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास की कोठी वाली फाइल नागलोक से बाहर निकल गई है। कुछ दिन पहले सरकारी आवास नहीं मिलने पर मंत्री जी ने अफसरों की क्लास लगा दी थी। उन्हें खुश करने के लिए अब यमुना कॉलोनी में R1 और R2 कोठी देने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। दो कोठियों को मिलाकर समाज कल्याण मंत्री का नया आशियाना तैयार होगा। ये कोठियां पहले पूर्व सीएम भुवन चंद्र खडूरी को आवंटित हो चुकी हैं। खजानदास के अलावा अन्य मंत्रियों के आवास तेजी के साथ तैयार किए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले शपथ खजानदास की ओर से ली गई। ऐसे में उम्मीद थी कि वरिष्ठता के नाते उन्हें सबसे बड़ी कोठी मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही अन्य मंत्रियों ने बड़ी कोठियों के लिए घेराबंदी अधिक तेजी से कर दी। इस बीच प्राइवेट में एक बड़ी कोठी की भी जमकर तलाश की गई। कहीं भी निजी कोठी की बात तय होने पर दोबारा राज्य संपत्ति की कोठियों की तलाश हुई। इस बीच बड़ी कोठियों पर अन्य मंत्रियों ने विधिवत आवंटन से पहले ही अपनी नेम प्लेट लगाकर कोठियों को रिजर्व करा लिया। मंत्री खजानदास की ओर से राज्य संपत्ति के खिलाफ जमकर नाराजगी भी जताई गई। अब इस नाराजगी को दूर करने को राज्य संपत्ति ने बीच का रास्ता निकाला है। R1 और R2 कोठी की फाइल चला दी गई है। जल्द विधिवत आदेश भी होने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री खजानदास का कहना था कि विधायक हॉस्टल के कमरे में उनका कामकाज चल रहा है, जगह बेहद कम है। वरिष्ठता में सबसे पहले शपथ लेने के बावजूद बड़ी कोठियों पर दूसरे मंत्रियों ने पहले ही नेम प्लेट लगा दी। राज्य संपत्ति विभाग पर आरोप लगाया कि फाइल कहां गई है, ये भी नहीं बता रहे। कांग्रेस का आरोप है कि बेलगाम अफसरशाही के चलते अब सरकार चलाने वाले मंत्रियों की बात सचिवालय के अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के मंत्री और विधायक दोनों ही अधिकारियों को निर्देश तो देते हैं, लेकिन वह निर्देश पूरे नहीं होते हैं। नाराज मंत्री जी को फिलहाल खुश करने की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। देखिए, सरकारी परिसंपत्ति को ख्याल बुरी तरह से रखना चाहिए और जो हमारे राज्य संपत्ति के अधिकारी हैं उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और जब जाके कोई मंत्री बनता है या आवास किसी को देना है, तभी उनको याद आती है कि आवास को मेंटेनेंस करनी है, आवास को ठीक करना है। ये दुखद विषय है। मुझे लगता है कि पहले से ही परिसंपत्तियों का ख्याल रखना चाहिए और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। मैं देखता हूँ कि अक्सर कोई ऐसे ऐसे आवास है जिसमें बहुत बुरी हालत है, कोई देखने वाला नहीं है, और तब जाकर के उनकी नींद खुलती है कि जब किसी को इसकी आवश्यकता होती है। और ठीक बात है कि हमारे मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया था पूरा, परंतु आवास सरकार की संपत्ति है, उनको ठीक रखना उनका दायित्व है। ऐसा नहीं किया है, ये घोर लापरवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार ऐसे निर्देश दिए हैं, परंतु अधिकारियों को ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए मैंने भी आवास के लिए बात कही थी। हालांकि पहले एज ए विधायक के रूप में तो हमारा काम यहीं से चल जाता था, एज ए मंत्री के रूप में अब थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है कि पूरे बैठ नहीं पाते, लोग खड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने आवास मांगा था, परंतु वो फाइल न जाने कहाँ गुम हो गई। कुछ लोगों ने तो फिर चाबी मांग ली और अपने रहने लगे, परंतु मेरी आदत ऐसी नहीं है कि अपने आप किसी घुस जाना या वहाँ पर किसी तरह का कब्जा करना, ये मेरी फितरत में नहीं है। मैंने अधिकारियों से बार बार अनुरोध किया, किंतु अभी तक अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। कल मैंने थोड़ा सा तेज भी बोल दिया और मैंने ये भी कहा कि अगर आप लोग इस तरह की कार्रवाई परिसंपत्ति को अपना न समझ करके उसमें काम नहीं करवाएंगे, उनको स्वच्छ नहीं रखोगे, तो मुझे मजबूरन मुख्यमंत्री जी के पास अपनी गुहार और राज्य परिसंपत्ति को देखते हुए
उसके विषय में बात करनी पड़ेगी। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि राम भरोसे चल रही है उत्तराखंड में सरकार। अगर सरकार में काबीना मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है तो आपकी और मेरी औकात क्या है, आप बताइए। नागलोक में चली गई मेरी आवास की फाइल, ये कहना है खजानदास जो अभी नव नियुक्त काबीना मंत्री हैं। तो ऐसे में ये अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है, ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं और कैसे यहाँ कार्य हो रहा है, एक खाई सी बनती जा रही है जो देखने में आ रहा है, जो एक बहुत ही गलत परिपाटी है। विधायिका और कार्यपालिका आपस में एक दूसरे के चोली दामन का साथ होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं और अगर विधायिका को तवज्जो नहीं दे रहा है कार्यपालिका तो ऐसे में स्थिति निश्चित रूप से चिंतनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और खजानदास का ये अपने आप में बयान कि मेरे आवास की फाइल कहाँ नागलोक में पहुंचा दी, ये अपने आप में ना सिर्फ खिल्ली उड़ाने का विषय है, हास्यास्पद है, बल्कि अत्यंत चिंतनीय भी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मथुरा जी आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा कोठी का विवाद चल रहा है, अब कहीं ना कहीं जो फाइल नागलोक में पहुंच गई थी वो जो अधिकारी हैं ढूंढ कर ले आए हैं, तो अब अधिकारियों को इनाम भी देना चाहिए खजानदास की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि भाई मेरी फाइल कहां चली गई, क्या नागलोक में चली गई, पाताल में चली गई, क्या है? देखिए पुष्पेंद्र जी, अच्छा होता अगर इस डिबेट में संबंधित अधिकारियों से भी कोई उनसे जवाब लिया जाता तो अच्छा रहता। अगर उनकी भी बाइट भी आ जाती तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती। सही बात। ये और अच्छा रहता अगर कोई राज्य संपत्ति का अधिकारी इसमें जुड़ जाए, वो भी अच्छा होता, क्योंकि माननीय खजानदास जी वरिष्ठतम मंत्री हैं, पार्टी के भी वरिष्ठतम नेता हैं और उन्होंने कल जो बात कही है वो निश्चित रूप से चिंतनीय बात है। उस संबंध में शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उनके जो आवास हैं, अभी सारे आवास लगभग अंडर मेंटेनेंस हैं, उनमें सब में काम चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि आवास आवंटित हुए कि नहीं हुए, किसको क्या हुआ है पूरा, अभी हर किसी मंत्री को कोई किसी का अभी कोई किसी मंत्री ने भी अभी कब्जा तो किसी आवास पर नहीं लिया है और राष्ट्रपति विभाग शीघ्र ही माननीय मंत्री जी को आवास आवंटित कर देगा। और अगर किसी भी अधिकारी ने कोई लापरवाही बरती होगी या किसी अधिकारी की स्तर से उस पर लापरवाही तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि मंत्रियों के मामले में अगर लापरवाही होगी तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और राज्य संपत्ति के अधिकारी और जिसके लेवल से भी इसमें कमी होगी निश्चित रूप से उसके खिलाफ। लेकिन जोशी जी, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब अधिकारी ऐसे वरिष्ठ नेताओं की ही नहीं सुन रहे, उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस का आरोप तो बेबुनियाद आरोप है। ठीक है, लोकतंत्र है, उनको आरोप लगाने का अधिकार भी है, उनको आरोप लगाने भी चाहिए, अपनी बात को कहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि सत्ता में जो काम होता है वो एक अलग प्रक्रिया के तहत होता है, शासन में एक प्रक्रिया, नियत प्रक्रिया उसकी होती है और उसमें अभी हमें देख रहे थे कि जितने भी आवास रिक्त हैं माननीय मंत्रीगणों के लिए, उनमें अभी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, मरम्मत का काम हो रहा है। जैसे ही मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य संपत्ति विभाग शीघ्र ही माननीय मंत्री जी को आवास आवंटित कर देगा। ठीक है, आशीष सैनी जी, आपकी तरफ से आरोप लग रहे हैं अफसरशाही को लेकर। ये जो आवास आवंटन का मामला जो माननीय कैबिनेट मंत्री ने उठाया है, हाँ। ये एक मेरी नजर में एक अलग विषय है, हाँ। लेकिन उत्तराखंड के इन्हीं दफ्तरों में कई हजार फाइलें गायब हैं। एक फाइल जिसमें एक बड़े अधिकारियों की सीबीआई जांच की संस्तुति पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। आज वो व्यक्ति जब एमडी पिटकुल के पद पर बैठा तो उसको हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन आज उसको पुनर्नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। उसकी फाइल जितनी थी वो सारी गायब है। इसके अलावा प्राधिकरणों में जितने आवास अवैध रूप से बनाए गए हैं और जिनको नोटिस दिए गए हैं, आज उन सबकी फाइल भी गायब है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये तो वरिष्ठ नेता हैं, जब इनकी फाइल गायब हो सकती है तो और भी कितनी फाइलें गायब है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य में ब्यूरोक्रेसी राज्य सत्ता पर हावी है।
विधायकों की ताकत अधिकारियों की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो मंत्री गण हमारे बने हुए हैं, जब काम के निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री भी देते हैं, तो ये अधिकारी गोल गोल घुमाकर उसे वापस सचिवालय की तरफ चलता कर देते हैं। राज्य में अनुशासनहीनता इसलिए है क्योंकि ये सारे अधिकारी शाम को और सुबह को आरएसएस की शाखा में जाते हैं। आरएसएस के छोटे मोटे पद लेकर बैठे हुए हैं, तो बीजेपी के नेताओं की तो हिम्मत है नहीं कि किसी आरएसएस के पदाधिकारी को कुछ कह दें, और ये सब लोग शाखाओं से जुड़े हुए हैं। इसकी परमिशन भाजपा सरकार ने दी, आज उसका खामियाजा भाजपा सरकार को और भाजपा नेताओं को उठाना पड़ रहा है। विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने की अगर इच्छा भी रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये जो आवास की फाइल गायब हुई है, ये ठेकेदार के स्तर से गायब हुई है। ठेकेदार ने कहा है कि जब तक मैं पूरा निर्माण ना कर लूं, जब तक मैं अपना पूरा भ्रष्टाचार न कर लूं, तब तक किसी मंत्री को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए माननीय मंत्री भी अपने आवास के लिए कितना लड़ सकेंगे, उनकी नजर में तो वो एक छोटा सा काम है, लेकिन फिर भी उससे वो कष्ट हो रहा है। आप मात्र 10 महीने के लिए मंत्री बने और आपने आवास की साज सज्जा में 2 महीने लगा दिए। अगर 15 दिन और लगा दे तो एक नया आवास बन के तैयार हो सकता था। इसीलिए पुष्पेंद्र जी मामला गंभीर है। नंबर 1 कि जितनी भी जांच अधिकारियों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ चल रही है, वो सारी फाइलें गायब है। जितनी फाइलें निर्माण में देरी के कारण चल रही है, उनकी जांच चल रही है, वो सब गायब है। सरकार बिल्कुल राम भरोसे चल रही है, यानी बनाना रिपब्लिक चल रहा है। बनाना रिपब्लिक को में यही हाल होता है कि कोई सुनने वाला और कोई कहने वाला होता नहीं है, और मंत्री और विधायकों की वो हैसियत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि ये अधिकारियों को निर्देश दे सके। ठीक है, तो सुबह और शाम शाखा में जाने वाले। ठीक है जोशी जी, ये तो एक तरह का गंभीर आरोप है। साफ तौर पर आशीष जी बोल रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने आरएसएस की कोई ना कोई शाखा पकड़ी हुई है, और जब नेता उनसे कुछ बोलेगा तो वो उस पर हावी हो जाते हैं, काम नहीं हो पा रहा। बुनियाद आरोप है। शाखा में जाना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शाखा में जा रहा है, अगर अपना काम कर रहा है, कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में भी नहीं आता है, और उस व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको है। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी नेताओं पर के दबाव में नहीं आते, वो अधिकारी। नहीं, बेबुनियाद बात है। कहीं कोई ऐसा, कहीं कोई प्रकरण नहीं है। मैंने कहा ना कि अभी जितने भी आवास हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं, आपके प्रतिनिधि भी आके देख सकते हैं, सब में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और अभी किसी भी मंत्री ने वहाँ पर अध्यासन नहीं लिया है, कहीं पर भी अध्यासन नहीं लिया है। मैं समझता हूँ कि जैसे ही मेंटेनेंस पूरा हो जाएगा, निश्चित रूप से आवास आवंटित हो जाएगा। और मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि माननीय खजानदार जी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही वरिष्ठम मंत्री हैं। अगर उनके साथ कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा या उनके लिए कोई व्यक्ति कूट रचना करेगा, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मामला आपने डिबेट की तो मामला संज्ञान में आया है, और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान लेंगे। नहीं जोशी जी, ये जोशी जी, अगर किसी भी कैबिनेट मंत्री को किसी तरह की कोठी नहीं मिलती तब तो माना जाता, चलिए कोई बात नहीं, किसी तरह का काम चल रहा होगा, देरी हो रही है। लेकिन मात्र उन्हीं को ना मिलना और जो मंत्री हैं उनके नाम पर रिजर्व हो जाना, तो क्या ये एक तरह से साजिश माने? नहीं, कोई किसी की साजिश नहीं है, और अगर किसी ने साजिश की भी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैं एक जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहूंगा। और क्योंकि खजानदार जी हमारी पार्टी के वरिष्ठम नेता हैं और वरिष्ठम मंत्री भी हैं, और बहुत लंबा अनुभव उनका है राजनीतिक जीवन में भी, और प्रशासनिक आधार पर भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो उसका समाधान भी निकाला जाएगा। और मैंने कहा ना, इस समय सारे आवासों का मरम्मत का काम चल रहा है, उसको ठीक कराने का काम चल रहा है। अध्यासन अभी किसी को दिया नहीं गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में निश्चित रूप से सरकार के शासन के स्तर से इसका फैसला लिया जाएगा। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, आवास का जो मैटर है ये तो जोशी जी ने कह दिया कि 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो जो हजारों जांच की फाइलें, भ्रष्टाचार की जांच की फाइलें, माफियाओं के खिलाफ की फाइलें, वो सब जो फाइलें गायब हुई हैं वो कब निकलेगी? वो इसलिए नहीं निकल पा रही है कि आरएसएस की शाखा में जाने वाले भ्रष्ट कर्मचारी अपनी ढाल बनाकर आरएसएस को बैठे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग
चाहने के बावजूद भी। वैसे तो इनकी इच्छा नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कुछ करें, लेकिन अगर इनका कभी कभी मन कर भी जाता है तो वो करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आरएसएस पूरा भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर कर बैठी हुई है और वो दिल्ली से चलने वाले लोग वो कभी भी राज्य के दबाव में नहीं आएंगे। और इसके जोशी जी को मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कहना चाहूंगा, माननीय आशीष जी ने जो आरोप भ्रष्टाचार का लगाया है, ये पहली सरकार है धामी जी की जिसमें आईएएस अधिकारियों को भी ठीक है, एक एक करके छोटा सा जोशी जी मेरे बड़े भाई है, निवेदन करते हुए। हाँ। प्रदीप बत्रा है, उनके विधानसभा में एक बहुत बड़ा मॉल बना हुआ है। 2016 से उसके डिस्मेंटल ऑर्डर एचआरडीए हरिद्वार उनके विकास प्राधिकरण से हो रखे हैं। आज तक वो फाइल गायब है। अब बता दीजिए जोशी जी, कहाँ है वो फाइल? भाई आशीष भाई, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, जो प्रकरण आप उठा रहे हैं उस प्रकरण में शासन स्तर पर कार्रवाई हुई है। आपकी सरकार की 2016 सुन लीजिए जरा नहीं, ठीक है आशीष सुन लीजिए, मैं जाऊंगा आपके पास। सवाल किया है तो सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। अब तो आपकी सरकार को गिरा देना चाहिए था, तभी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हमारी सरकार ने किसी को संरक्षण नहीं दिया है। हमारी सरकार ने ही, धामी जी की सरकार ने ही हरिद्वार के जिलाधिकारी, सीडीओ, हरिद्वार के एडीएम और नगर आयुक्त को सस्पेंड करने का काम किया। उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। आईएएस अधिकारी हैं सारे के सारे। भ्रष्टाचार में तो कोई समझौता ये सरकार करती ही नहीं है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता हो पकड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास कोई प्रकरण है तो आप निश्चित रूप से जरा उपलब्ध कराइए, हम कल कार्रवाई उसमें करा देंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। विपक्ष की भूमिका यही होती है और आप भी सही बोल रहे हैं। आपने माननीय अवैध मॉल के डिस्मेंटल की फाइल पिछले 9 साल से गायब है। क्षेत्र के और आपने उन्हें मंत्री बना दिया। और नहीं, ठीक है, निश्चित रूप उनका अधिकार है मंत्री बनना। नहीं, ठीक है, सही बात है। और उसी क्षेत्र के विधायक है। आप खुद ही कह रहे हैं 2016 के आदेश हैं। अगर वो आदेश है तो उसकी प्रति आप मुझे दे दीजिए। मैं अगर नहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो उसमें हम कल कार्रवाई कराएंगे। नहीं, उसकी प्रति वर्तमान अधिकारियों को भी दे दी गई है। आरोप नहीं लगाते ना, आपने आरोप लगाया, आप चले गए। कोई आपका तथ्य है, कोई प्रूफ है तो आप उसको प्रस्तुत करिए। एक करके कार्रवाई करेंगे। मैंने जिस फाइल का उल्लेख किया है, जिस विभाग का उल्लेख किया है, वहाँ पर एक फाइल नहीं 5000 फाइलें गायब हैं, बिल्कुल दबा दी गई हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो एक विभाग की बता रहा हूँ मैं। तो ये जो पिटकुल के एमटी है, नहीं, ठीक है हुए। हाँ। इसके अलावा आपकी छात्रवृत्ति घोटाले में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसका मालिक जेल न गया हो। कहाँ है वो छात्रवृत्ति घोटाले की फाइलें? बताइए ना। चलिए, अरे महाराज नहीं, अब इसमें आशीष सैनी जी आप खुद भी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर बीजेपी सरकार चाहती भी है कार्रवाई करने के लिए तो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। आप कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। दूसरा ये, क्योंकि खजानदास को लेकर आपकी तरफ से पहले ये भी आरोप लग रहे थे कि जनता त्रस्त पड़ी है और मंत्री जी को अपने आशियाने की पड़ी है, उनको बंगले की पड़ी है। दूसरी तरफ आप उनका समर्थन भी कर रहे हैं कि जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो फिर किसकी सुनी जाएगी? नहीं, मैंने कहा कि जांच से संबंधित अथवा कार्रवाई से संबंधित हजारों फाइलें गायब है उत्तराखंड शासन में। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हावी है सत्ता पर। इनके बस का नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बना सके। ये एक ठेकेदार पर दबाव नहीं बना सकते क्योंकि वो तो कमीशन देकर काम ले रहा है। कैसे दबाव बना देंगे? बीजेपी के एक नेता की हिम्मत नहीं है कि जो ठेकेदार को धमका दे या ब्लैकलिस्ट करके दिखा दे। जिन्होंने अवैध काम किए हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यानी भ्रष्टाचार और माफियाओं का संरक्षण ये करते करते तो यही बात तो सैनी जी, शाखा में जाने वाले अधिकारी बैठे हुए हैं, सैनी जी, पूरा लूट रहे हैं उत्तराखंड। ठीक है सैनी जी, यही बात तो जोशी जी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मामला है आप हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे तुरंत। मैं बता चुका हूं। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि अगर सरकार चाहती है कार्रवाई करने की तो अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। जोशी जी यहाँ पर बैठकर खुला बोल रहे हैं कि आप बताइए कार्रवाई होगी। पुष्पेंद्र जी, जब भी भ्रष्टाचार पर बात हुई है तो जोशी जी का नंबर भी मेरे पास है। इससे पहले अनेक प्रवक्ताओं को मैं अलग अलग मामले दे चुका हूँ, लेकिन कार्रवाई 0/100। सबका ये कहना है कि आरएसएस के लोग आते हैं, सरकारी कर्मचारी, और उनका दबाव सरकार पर है। ये इधर आरएसएस की शाखा में जाएंगे और भाजपा वालों पर दबाव बनाते हैं।
भाजपा वालों की हिम्मत नहीं है। यहाँ पावर के कई सारे सेंटर हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। RSS जोशी जी से बीजेपी का अलग है, मुख्यमंत्री का अलग है, ठीक है, ठीक है सैनी का अलग है। जी, जोशी जी जवाब दे देंगे। जोशी जी बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आशीष जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए और हिट एंड रन की पॉलिसी पे नहीं चलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, मैंने पहले कहा और मैं चुनौती देके कह रहा हूँ, हर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने IAS अधिकारियों को भी जेल में डालने का काम किया है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई शिकायत है, आप नाम हम आपका नाम भी उजागर नहीं करेंगे। आप हमें बता दीजिए, भी देने का काम किया। छात्रवृत्ति घोटाले में एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई है, वो आपकी सरकार के समय का मामला है। वो सब लोग और भाजपा में आज शामिल भी हो गए, लोग जेल मैं के नाम अंदर बताने को हैं, तैयार हूँ, भाजपा समाज में कल्याण शामिल हो के चुके हैं, अधिकारी सारे उनकी जेल के सबकी अंदर उनको फाइलें जमानत गायब हैं। नहीं हुई है। उनके RSS से सबकी फाइलें गायब कर पुरानी रखी है। बातें हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। हाँ, नहीं सैनी जी, अभी जैसा संगठन है वो अपना काम करता ठीक है, ठीक है, ठीक है सैनी जी, के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। ठीक है। ये तो कांग्रेस का कल्चर है भ्रष्टाचार का। हाँ, नहीं सैनी जी, नहीं लगाया करते। ठीक है सैनी जी, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। ठीक है सैनी जी, अभी जैसा जोशी जी बोल रहे थे कि अगर कोई आरोप लगाना उसके तथ्य आपके पास होने चाहिए। जैसा अभी 1-2 दिन पहले चंपावत वाला मामला आया था, नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का, उसमें भी आपने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे, बाद में वो मामला झूठा निकल गया। नहीं, झूठा कौन कह रहा है? जो आपके कप्तानी तो कह रहे हैं झूठा। हाँ, पुलिस कप्तान कह रही है ना झूठा, हम तो नहीं मान रहे ना। हाँ, ये तो बीजेपी की पॉलिसी है। ये तो अपराधियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और किया है इन्होंने। हाँ, तो अब यही बात तो सामने आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, धामी सरकार बोल रही है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक, जनता बीच में इंतजार कर रही है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो सफाई कौन देगा, तस्वीर कैसे साफ होगी? जिसने झूठा षड्यंत्र किया वो भी बीजेपी का, उसे जबरदस्ती कांग्रेस का बताने में लगे हुए हैं। भाई आपके बीजेपी का मंडल अध्यक्ष आपने बनाया था ना उसको, और उसी ने अपने बीजेपी के दूसरे साथियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया, वहां भी उस लड़की का इस्तेमाल किया। यानी आप जिस तरह से आपके कार्यकर्ता शिखंडी की तरह पीछे से हमला कर रहे हैं, ये इससे पता लगता है कि भाजपा की असली नीयत और असली सोच क्या है। लेकिन आप जिस तरीके से एक दूसरे को गिराने के मैं आ रहा हूँ, जोशी जी आ रहा हूँ आपके पास। ये तो और भी क्या दिखाना चाहते हैं अपनी प्राथमिकता भी, ये तो और भी अधिक गंभीर मामला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सैनी जी। हाँ जोशी जी आप कहिए। जोशी जी बोलिए। जोशी जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है जोशी जी से संपर्क टूट चुका है। सैनी जी आप अपनी बात, हाँ जोशी जी आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी पुष्पेंद्र जी, हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए आप। जी पुष्पेंद्र जी, बोलिए सर, बोलिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना यथार्थ गलत है और ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। और क्योंकि कांग्रेस के बाद बोलने के लिए कुछ नहीं है, आज RSS जैसी जो विश्व की सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है उस पर आरोप लगा के कांग्रेस आसमान में थूकने का काम कर रही है। कांग्रेस के ऊपर जो स्थिति बन रही है, जो अभी आपने चंपावत का जिक्र किया, तो कांग्रेस बहुत बुरे उसमें दौर से गुजरेगी देखेगा। उत्तराखंड की महान जनता, देवप्रिय जनता सब अच्छी तरह जानती है। मेरा इसलिए आशीष जी से निवेदन है कि आसमान में थूकने का प्रयास न करें, क्योंकि अपने मुंह में आएगा वो और इन्हीं को नुकसान होगा और इसको भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। आज कांग्रेस को कम से कम आशीष जी जैसे लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे, तथ्यपरक बात नहीं होगी, तथ्यहीन बात करेंगे, बेबुनियाद बात करेंगे, तो इसलिए कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। कांग्रेस में कुछ सोच तो बची नहीं अब। कांग्रेस में सोचने वाले लोग तो है नहीं, मानसिक रूप से लगभग दिवालिया हो गए हैं और ऐसे आरोप लगाकर अपनी भी प्राथमिकता। ठीक है जोशी जी, समय कम है। सैनी जी जल्दी अपनी कमेंट पूरी कर दीजिए। देखिए, मेरा जितने भी वक्तव्य, जितने भी आरोप मैंने लगाए हैं वो सब सच हैं। हजारों फाइलें भ्रष्टाचार के संबंध में गायब है। RSS की शाखा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अरे भाई साहब, आपको बता रहा हूँ, आप सुनने तक को तो तैयार है नहीं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राधिकरणों में अवैध निर्माण की फाइलें लगभग 5000 फाइलें पेंडिंग पड़ी है। छात्रवृत्ति घोटाले की फाइल पेंडिंग पड़ी है। चलिए ठीक है। प्रदीप बत्रा जो आपके कैबिनेट मंत्री है। ठीक है सैनी जी, समय कम है। सैनी जी आपका भी, जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो पूरा मामला अटका हुआ है, जो पूरा विवाद है, वो है कैबिनेट मंत्री खजानदास के
बंगले को लेकर। अब उनको 2 बंगले देने की तैयारी में सरकार है और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों पर तानाशाही के आरोप लगाए, कई बातें निकलकर सामने आई, कहीं ना कहीं वरिष्ठता के आधार पर उनको वो समय से पहले कोठी नहीं मिल पाई, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर करने की यहाँ पर अधिकारी द्वारा कोशिशें भी की जा रही हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।